प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं भाग 2। कल जैसा कि हमने भारतीय संविधान की 10 विशेषताओं का उल्लेख किया था, आज हम आगे की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य। 11वीं विशेषता जिसकी हम बात करते हैं वो है सेक्युलर स्टेट। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई है। आप दो शब्द सुनते होंगे, पंथ निरपेक्षता एवं धर्म निरपेक्षता। देखिए, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता जो शब्द है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद सेकुलरिज्म, दोनों का अनुवाद सेकुलरिज्म ही होता है। लेकिन सेकुलर जो स्टेट है उसके लिए हिंदी में शब्द भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो भी प्रस्तावना में हुआ है, संविधान के अंदर कहीं भी नहीं है। प्रस्तावना में पंथ शब्द का उल्लेख जानबूझ के किया गया क्योंकि धर्म एक विस्तृत व्याख्या है। धर्म संकीर्ण विचारधारा नहीं है। धर्म का मतलब मजहब नहीं है। धर्म जो है वो धारण करने योग्य चीज़ें हैं। नैतिकता भी धर्म का ही अंग है। धर्म निरपेक्ष मतलब नैतिकता विहीन। एक प्रकार से जब हम कहते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों की अगर बात करें तो धर्म विहीन राजनीति मृत शरीर के समान है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी के देश में धर्म निरपेक्ष हम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि धर्म धारण करने योग्य वस्तु है। लेकिन जब हम उसी अर्थ में जब हम देखते हैं, पंथ निरपेक्ष का मतलब है पंथ संप्रदाय, जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि इन सभी शब्दों में हम इसको जान सकते हैं। तो हमारा स्टेट जो है, भारत जो है, वो पंथ निरपेक्ष हो सकता है, ना कि धर्म निरपेक्ष। एक प्रसिद्ध विद्वान है हेलियोक, इन्होंने ही इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। धर्मनिरपेक्षता या जिसे हम अंग्रेजी में सेकुलरिज्म कहते हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग इस अंग्रेज विद्वान हेलियोक द्वारा किया गया। लेकिन जो अवधारणा पंथ निरपेक्षता की है वो भारत में सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक अवधारणा से तात्पर्य है कि भारत के अंतर्गत पंथ या संप्रदाय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी पंथ विशेष की कोई पद्धति, पूजा पद्धति इस प्रकार से है जो कि गलत है, जैसे कि हम सती प्रथा का उदाहरण लेते हैं हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में जैसे हाल ही में 3 तलाक की जो प्रक्रिया है, ये अपने आप में धर्म या पद्धति का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए राज्य कुरीतियों को, अंधविश्वासों को समाप्त कर सकता है। लेकिन जब वो ऐसा कार्य करता है तब वह किसी भी पंथ के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी के लिए सकारात्मक कार्य करना सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। और विशेष लाभ नहीं दिया जाना, किसी भी पंथ विशेष को विशेष लाभ ना दिया जाए, वो पंथ निरपेक्षता कहलाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(2) में ऐसे लिखा गया है इसको कि राज्य जो है वो धर्म के सुधार के लिए सकारात्मक कार्य कर सकता है, पंथ के सुधार के लिए सकारात्मक कार्य कर सकता है। लेकिन जहां हम नकारात्मक पंथ निरपेक्षता की बात करें, जिसका सबसे शानदार उदाहरण फ्रांस है, जो वर्तमान में भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि फ्रांस के अंतर्गत नकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। कहने का तात्पर्य राज्य धर्म से राज्य को कोई लेना देना ही नहीं है। राज्य धर्म के बारे में विचार ही नहीं करता। जैसे कि हाल ही में एक आदेश निकाला था फ्रांस सरकार ने कि विद्यालयों में, जो सरकारी विद्यालय हैं, उसमें धर्म प्रतीकों को पहनकर या इस प्रकार से वेशभूषा या कोई प्रतीक चिन्ह पहनकर कोई विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आएगा, चाहे वह बुर्का हो, हिजाब हो, चाहे वह सिख संप्रदाय का कहें तो पगड़ी हो या कोई कड़ा हो। इस प्रकार से फ्रांस ने इसको नकारात्मक पंथ निरपेक्षता को अपने शासन का आधार बनाया है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत जो है वो सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की ओर है। तो इसकी अवधारणा हमारे संविधान में दिखाई देती है, अनुच्छेद 25 मूल अधिकारों में, जहां हम धर्म को मानने, उसको प्रचार प्रसार करने और उसका जो है अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, मूल अधिकार है हमें। और राज्य को भी नकारात्मक हस्तक्षेप से रोका गया है। राज्य किसी धर्म विशेष को विशेष लाभ नहीं देगा, धर्म विशेष के प्रति झुका हुआ नहीं दिखाई देगा। ये धर्मनिरपेक्षता है जिसे
वास्तविक रूप में संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द के रूप में लिखा गया है। अंग्रेजी में एक ही होता है, जैसा कि हमने बात की। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान हेलियोग थे। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। भारत के संविधान को हम जब प्रथम दृष्टया कहते हैं तब हम कहते हैं कि यह संघात्मक ढांचे वाला संविधान है, संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब है दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। जब हम संघात्मक ढांचे का उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण, परिशुद्ध उदाहरण वो अमेरिका है। अमेरिका में जिस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है वही सच्चे अर्थों में संघात्मक व्यवस्था मानी जाती है। लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन यह एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का मिश्रण है। इसमें कुछ विशेषताएं एकात्मक की है, कुछ विशेषताएं संघात्मक की है, और भारत में जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक की ओर झुकी हुई हमें दिखाई देती है। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 246 की, 246 में 3 सूचियां दी हुई है। 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब हम इन सूचियों की बात करते हैं, इन सूचियों का जो उल्लेख है वो 246 में है, लेकिन इन सूचियों में क्या क्या विषय होंगे ये हमने 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। 7वीं अनुसूची, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कुल वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तब हमें यहाँ दिखाई देता है कि इसमें जो अलग अलग 3 अनुसूचियां हैं, इसमें जो 3 सूचियां हैं, इसमें संघ सूची में पहले 97 विषय थे जो वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। जो पहले 97 विषय थे वह वर्तमान में बढ़कर हो गए हैं 100। और जब हम बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में 66 विषय थे जो वर्तमान में घटकर 61 रह गए हैं। जो वर्तमान में घटकर कितने रह गए हैं, 61 रह गए हैं, क्योंकि कुछ विषयों को समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया है। जैसे कि समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वो वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। तो 5 विषय यहाँ से कम हुए, 5 यहाँ ज़्यादा हो गए हैं। हम जब समवर्ती सूची की बात करते हैं तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में ये 5 विषय यहाँ बढ़ा दिए गए थे, जिसमें 1 महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, एजुकेशन पहले जो होता था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब समवर्ती सूची का हो गया है। इनमें अंतर क्या है इन सूचियों में? संघ सूची ऐसी सूची है जिस पर जो भी विषय लिखे हुए हैं उस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। यहाँ केंद्र सरकार, जब मैं शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं केंद्र सरकार बोल रहा हूँ तो इस प्रकार की शब्दावली संविधान में कहीं भी नहीं है। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं संघ सरकार का। संघ सरकार शब्द का संविधान में प्रयोग है। तो संघ सरकार संघ सूची से संबंधित कानून बनाती है, इसलिए संघ सरकार के रूप में संसद में ये कानून बनाए जाते हैं। उसके बाद में राज्य सूची जो है, राज्य सूची राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं। लेकिन समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें संघ भी कानून बना सकता है। संघ से तात्पर्य मेरा क्या है, संसद। संसद भी कानून बना सकता है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं, तो इसे कहते हैं समवर्ती सूची। लेकिन खास बात यह है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना रही हैं और कोई विवाद उत्पन्न हो गया, जैसे शिक्षा ही मान लीजिए, शिक्षा विषय पर दोनों सरकारें कानून बना रही है, विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, मतलब संघ सरकार द्वारा संसद द्वारा बना हुआ कानून ही मान्य होगा। तो यह अनुच्छेद 246 में जो ये शक्तियों का विभाजन दिखाई देता है, यह एक प्रकार से जो है संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, जहां केंद्र और राज्यों में शक्तियां बटी हुई होती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि शक्तियां इस प्रकार से बांटी गई है कि संघ सूची पर केंद्र कानून बनाए, समवर्ती सूची पर केंद्र का कानून मान्य होगा, दोनों बनाते हैं तो, और आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। आपातकाल की स्थिति में हम पढ़ेंगे क्या होता है आपातकाल। अभी आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है, और राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा चाहें कि अमुक विषय पर केंद्र कानून बना दे तो भी ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर एकात्मक की ओर झुकी हुई हमें यहाँ पे व्यवस्था दिख रही है, केंद्र सरकार की ओर झुकी हुई हमें व्यवस्था दिख रही है। इसका मतलब हम इसे कहेंगे कि एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर 2 देशों का उदाहरण लेना सही रहेगा। एक देश है ब्रिटेन
जो एकात्मक का उदाहरण है और एक है अमेरिका जो संघात्मक का उदाहरण है। और जब हम भारत को देखते हैं तो भारत इन दोनों के बीच में है, मतलब कुछ विशेषताएं ब्रिटेन से ले ली, कुछ अमेरिका से ले ली और हम बन गए एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण वाले देश। जैसे ब्रिटेन से हमने ली इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का मतलब क्या है? एकल सिटीजनशिप होगा। एकल सिटीजनशिप का मतलब है भी पूरे भारत की एक ही नागरिकता होगी। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, संघ की नागरिकता अलग है, राज्य की नागरिकता अलग है। तो संघात्मक देश अगर हम कहें तो हमें कैसा होना चाहिए था? दोहरी नागरिकता वाला। लेकिन हम कैसे हैं? ब्रिटेन की तरह एकात्मक। इसका मतलब एक गुण हो गया एकात्मक का। अब हम जैसे देखते हैं राज्यपाल का जो पद है, जो राज्यपाल का जो पद है ये पद भी अपने आप में एकात्मक का ही माना जाता है। जैसे हम सिविल सेवाएं कहते हैं, अखिल भारतीय सिविल सेवाएं है ना, कलेक्टर का पद, ये भी एकात्मक का ही पद हो गया। अब हम कहते हैं एकल संविधान, एकल संविधान, एक ही संविधान पूरे देश के लिए, ये भी एकात्मक का उदाहरण हो गया। अब हमारे यहाँ सारे उदाहरण हैं ये, लेकिन फिर भी हम एकात्मक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि संघात्मक के भी हमारे पास उदाहरण है। जैसे शक्ति का विभाजन हमने किया है। शक्ति विभाजन किया कि नहीं किया? शक्तियाँ बांटी ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियाँ हमने बांटी। इसके साथ में शक्ति विभाजन के बाद में संघात्मक का और क्या विशेषता है? लिखित संविधान है। हमारे पास कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान संघात्मक की विशेषता होती है। फिर हम कहें सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है ये संघात्मक में होती है। इस प्रकार से जो हम देखते हैं स्वरूप एकात्मक और संघात्मक दोनों ही गुणों को हमने स्वीकार किया। ऐसा इसलिए किया गया कि हमारे सामने विभिन्न देशों के संविधान के मॉडल थे और हमारे संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जो है, उन्होंने बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया और हमें संविधान सभा को सलाह दी कि इस प्रकार के गुण हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हमें दिखाई देता है कि हम एक विलक्षण दस्तावेज बना पाए संविधान के रूप में। फिर हम अगली विशेषता की बात करें, यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, और हम इसको मिटाते हैं और फिर वहाँ लिखते हैं 13वीं विशेषता, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। जब हम न्यायपालिका की व्यवस्था को देखते हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, मैं ये अगली विशेषता संविधान की बता रहा हूँ आपको 13वें नंबर। तो न्यायपालिका का जो स्वरूप भारत में है वो पिरामिड नुमा स्वरूप है। किस प्रकार का स्वरूप है? पिरामिड है। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, जिला न्यायालय आते हैं। फिर जिला न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट के निर्णय अगर गलत लगते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, इसने जो निर्णय दे दिया वो अंतिम और सर्वमान्य हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम और सर्वमान्य हो जाते हैं। तो इस व्यवस्था को एकीकृत पिरामिड नुमा न्यायिक व्यवस्था कहते हैं, और हम इसको सोपानिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। सोपानिक व्यवस्था, सोपान है भी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी निर्णय दिया गया, आप असंतुष्ट हैं, आप हाई कोर्ट में अपील करें। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, आप असंतुष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, वो फाइनल है, अब आप असंतुष्टि जाहिर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, ऐसा निर्णय हो सकता है। रिव्यू पिटीशन है भी, किसी निर्णय पर पुनः विचार करना, ये हो सकता है, लेकिन निर्णय अंतिम सर्वोच्च न्यायालय ही देगा। न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें सभी शक्तियां संविधान दे रहा है, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, कोई संसद इन्हें शक्तियां नहीं दे रहा। शक्तियां न्यायपालिका को कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है हमारा। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, और स्वतंत्र इस हिसाब से भी है कि जब हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं, जब हम न्यायाधीशों को नियुक्त करने की बात करते हैं, हम अलग वीडियो इसमें बनाएंगे सर्वोच्च न्यायालय का। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम व्यवस्था से होती है। किस व्यवस्था से होती है? कॉलेजियम। और ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? ये अपने आप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें 5 न्यायाधीश होते हैं जो क्या करते हैं, और ये सीनियर मोस्ट हैं सारे के सारे। एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य न्यायाधीश इसमें होते हैं। और ये 5 न्यायाधीश मिलकर क्या करते हैं कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो कॉलेजियम व्यवस्था या कॉलेजियम मंडल इन नामों की सिफारिश करता है
और राष्ट्रपति द्वारा उन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं है, व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप नहीं है, तो अपने आप में न्यायपालिका निर्णय देने में भी स्वतंत्र है। और न्यायपालिका को अनुच्छेद 13 में भी इस प्रकार की एक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। जब हम अनुच्छेद 13 की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13। जब हम अनुच्छेद 13 के आर्टिकल 13(2) को देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि राज्य ऐसे किसी भी प्रकार के कानून नहीं बनाएगा जो संविधान का उल्लंघन करते हों या मूल अधिकारों को कम करते हों, और अगर वह ऐसा करता है तो जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों को प्रभावित करेंगे या संविधान को प्रभावित करेंगे, उस मात्रा तक कानून रद्द मान लिया जाएगा, रद्द माना जाएगा। और ये किस प्रकार से होगा कि किसी भी चीज़ या किसी भी आधार पर कि इसने उल्लंघन किया है या नहीं किया है, इसने उल्लंघन किया है या नहीं किया है, ये किस आधार पर कहा जाएगा? इसके लिए न्यायपालिका में इस मामले को ले जाया जाएगा। न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है, वह देखेगा कि उस विधि में संविधान का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए विधि में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 5 धाराएं हैं, और न्यायपालिका कहती है जो धारा 2 है वो संविधान के अमुक प्रावधान का, अमुक अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, तो धारा 2 क्या हो जाएगा? उल्लंघन की मात्रा तक रद्द हो जाएगा। उल्लंघन की क्या है मात्रा? धारा 2 उल्लंघन कर रही है, तो धारा 2 को क्या कर दें? रद्द कर दें। ये कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा। कहने का तात्पर्य है कि सरकार के द्वारा गलत कानून नहीं बनाए जा सकते, सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून नहीं बनाए जा सकते, और अगर उल्लंघन करने वाले कानून बना दिए जाते हैं तो न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा कर सकता है, और इसी बात को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। इसी समीक्षा को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। ये जो विशेषता है ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, न्यायिक समीक्षा, है ना, ये सभी चीज़ें जो हैं हम अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। अमेरिका से हमने इन चीज़ों को हमारे संविधान में शामिल किया है। अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो हम चले जाते हैं अगली विशेषता की ओर, और वो विशेषता है आपातकालीन उपबंध। 14वीं विशेषता की मैं बात कर रहा हूँ। भारत के संविधान के भाग 18, भारत के संविधान के भाग 18 में एक चीज लिखी हुई है, आपात उपबंध। आपात उपबंध किस भाग में है? भाग 18 में। कुल 22 भाग हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आपात उपबंध भाग 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक इन आपात उपबंधों की चर्चा की गई है। भारत में किसी भी समय अगर आपातकालीन स्थितियां आती है तो राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई कि आप आपातकालीन अवस्था में इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, और ऐसी 3 शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी गई। आपातकालीन 3 प्रावधान हैं। अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 360 में है। ये 3 आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में लिखे हुए हैं। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब युद्ध हो जाए किसी भी देश के साथ, बाह्य आक्रमण, कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, दूसरी स्थिति, और तीसरी स्थिति हो गई सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और कैसा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे ही राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर संसद में इसे पारित करवाना होता है, फिर जाकर यह आपातकाल लग सकता है। और कितने समय के लिए लगेगा ये निश्चित नहीं है, 6-6 महीने करके इसको बढ़ाया जा सकता है। विस्तृत चर्चा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में हम करेंगे। 356 में है, इसमें राज्यों के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो, राज्यों के भीतर संवैधानिक तंत्र की विफलता पर यह आपातकाल लगाया जाता है। संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या है? कि जो संविधान में लिखा हुआ है,
अगर राज्य सरकार उस अनुरूप कार्य नहीं कर रही तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है, और ऐसी स्थिति में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगा सकते हैं। तो इसे कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगा आपातकाल, और हम सामान्य भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। विस्तार से चर्चा हमें आगे करनी है। ये किन कारणों से लगता है, तो मैंने बताया संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। 360 वित्तीय आपातकाल है। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। अब वित्तीय आपातकाल आज तक तो लगा नहीं है, क्योंकि किसी भी देश में जब वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो जाए, वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाए, तो उस देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है, तो वित्तीय आपातकाल का इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल लगाने राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल लगाने के लिए दोनों स्थितियों में 2 माह के अंदर संसद से परमिशन लेनी होती है, संसद अनुमति देता है तो जाकर ये लगा रह सकता है। तीनों ही आपातकालों की हम चर्चा विस्तृत रूप से अगले टॉपिक में करेंगे। फिर हम बात करते हैं अगली और अंतिम विशेषता मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं प्रस्तावना में हम अगले जो वीडियो में है हम वो अध्ययन करेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत, लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं अगली विशेषता, वो है 15वीं, अल्पसंख्यक एवं दुर्बल वंचित वर्गों का संरक्षण। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब जो कम संख्या में रहने वाले लोग हैं, जैसे भारत में मुस्लिम हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, अगर हम इनके अधिकारों को सुरक्षित कर पाए तब जाकर हम लोकतांत्रिक मूल्य वाले देश कहलाएंगे, संवैधानिक व्यवस्था वाले देश कहलाएंगे। अन्यथा अगर हम इनके अधिकारों को संरक्षित नहीं रख पाते हैं तो हमें लोकतांत्रिक देश कहलाने का या संवैधानिक आधार पर चलने वाला देश कहलाने का कोई अधिकार नहीं होगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे 29 और 30 में इसकी बात की गई है, और इसकी हम विस्तृत चर्चा मूल अधिकारों में कर लेंगे। दुर्बल और वंचित वर्गों के लिए, जैसे SC ST के लिए, महिलाओं के लिए जो हैं, उनके लिए मूल अधिकारों में भी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी प्रावधान किए गए हैं। मूल कर्तव्यों में भी महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने की बात कही गई है। और जब हम इसमें अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 को देखते हैं तब हमें और स्पष्ट हो जाता है कि लोकसभा के अंदर जो है वो सीटें आरक्षित हैं SC और ST के लिए। जनसंख्या के आधार पर इतनी सीटें लोकसभा में होंगी, तो ये जो आरक्षण है वो भी दुर्बल वर्ग के कल्याण के लिए है। 332 में यही बात विधानसभा के लिए कहा गया है कि विधानसभा में SC और ST के लिए इतनी सीटें आरक्षित होंगी। तो ये जो विशेषता है वो भारतीय संविधान में परिलक्षित होती है कि हमने अल्पसंख्यक वर्गों का और दुर्बल वर्गों का कल्याण की हमने बात कही है। और बहुत सारी विशेषताएं, छोटी छोटी विशेषताएं हमारे संविधान में वर्णित है। बहुत सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे हम अगर सामान्य रूप से बात करें तो हमारे देश की विशेषता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रस्तावना में ये शब्द आता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये भी विशेषता है हमारे संविधान की। राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब है, जब हम अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं, तब उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब है भारत में से किसी भी राज्य को अलग होने की कोई आज़ादी नहीं है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, देश के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के आधार पर कि हम नए राज्यों का निर्माण कर दें, राज्यों का पुनर्सीमांकन कर लें, एक राज्य और 2 राज्यों को मिलाकर अगला तीसरा राज्य बना लें। ये सब कुछ हो सकता है, संसद ऐसा कर सकती है। लेकिन राज्यों से अलग होकर अलग देश बन जाए, राज्य विभाजित हो जाए, मतलब राज्य का सेंस यहाँ पर देश से है, राष्ट्र से है, तो राष्ट्र की एकता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और हमें इस प्रकार की बोलने की आज़ादी भी नहीं है कि हम राष्ट्र के टुकड़े के बारे में हम बोल सकें। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की ये विभिन्न विशेषताएं हमने अभी पढ़ी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सुरक्षित होंगे, कोरोना से मास्क पहन रहे होंगे। मैं भी निरंतर पहनता हूँ, मैंने अभी वीडियो के हिसाब से अभी खोला है। और आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से हैं और अध्ययन कर रहे हैं। ये इसी शुभकामना के साथ ये टॉपिक हम पूर्ण कर रहे हैं। धन्यवाद।